गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? बढ़िया ना। चलिए, अब ठंडी का मौसम कम हो गया है, ठंडी कम पड़ने लगी है, तो आप लोग क्लास रेगुलर करिएगा, है ना। सर्वप्रथम मैं सत्यम पटेल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मार्टिनगंज आजमगढ़ की तरफ से आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। गवर्नमेंट ITI मार्टिनगंज आजमगढ़ के एरिया में गवर्नमेंट ITI मार्टिनगंज आजमगढ़ का हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप लाइव क्लासेस चल सकती हैं। आप लोग डेली देखिएगा, 10:30 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है ना, इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, वो सभी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, है ना। चलिए, ये हमारा फ्रंट पेज आ रहा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मार्टिनगंज प्रेजेंटेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंटेड बाय हमारे द्वारा सत्यम पटेल के द्वारा, ठीक है ना। अब इसमें कंटेंट हम लोगों ने पढ़ लिया था, मुख पढ़ लिया था और ग्रसनी हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। मुख पढ़ लिया और ग्रासिका हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्लियर? ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब हम लोगों को पढ़ना है सैलिवेटरी ग्लैंड पढ़ना है, लार ग्रंथियां पढ़ना है, और इसके बाद स्टोमच आमाशय क्या होता है ना। फिर उसके बाद छोटी गांठ, बड़ी गांठ, लीवर, पैनक्रियाज, ये सब चीजों को धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, सैलिवेटरी ग्लैंड, जो लार ग्रंथियां होती हैं, मुंह में क्या पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है लार, जो भोजन का पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लार ग्रंथियों के माध्यम से किसका पोषण होता है, किसका पाचन होता है? लार ग्रंथियों में भोजन का तो पाचन हो ही करता है। वो कौन सी चीजों का पाचन करती है? वसा, है ना। वसा और स्टार्च का वसा, कार्बोहाइड्रेट का करती है। एंजाइम करते हैं, कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज एंजाइम के द्वारा प्रारंभिक पाचन स्टार्ट होता है। एमाइलेज एंजाइम जो होता है केवल स्टार्च का पाचन करता है। यह कहाँ पाई जाती है? मुख में पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए, ये सब चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। इसका डिटेल्स वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे है, वहां पर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे जैसे पढ़ लिया हम लोगों ने, कैसा होता क्या है, बस लार ग्रंथियां क्या होती है ना, ये कहाँ पाई जाती है, इनका काम क्या होता है, और यह किस प्रकार से भोजन के पाचन में सहायता करती है, ये सब चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, लार ग्रंथियां है ना। सैलिवेटरी ग्लैंड मुंह में लार बनाने वाली ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथियां क्या होती है? मुंह में लार बनाने, जैसे हम लोग थूक बोलते हैं गांव की भाषा में, है ना। उसको बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं, जो पाचन, भोजन को नम करने और बोलने और मुख को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जो लार ग्रंथियां होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे मुख के लिए। पहली चीज, ये भोजन को जो होते हैं, भोजन को लुगदी के फॉर्म में कन्वर्ट करती है, पेस्ट के रूप में कन्वर्ट करती है ना। भोजन को क्या करती है? नम करती है, पेस्ट के रूप में करते हैं, जिससे आसानी से भोजन निगला जा सके। और बोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कभी कभी जब हमारा मुख सूख जाता है, बोलने में क्या होता है, तकलीफ होती है ना। तो लार ग्रंथियां जो होती है मुख में भोजन को नम करती है, बोलने में, यहाँ पे जो मुख के अंदर की चीजें होती है उसको पार्ट को नम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और मुख को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। इनमें तीन जोड़े पायरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलैंगुअल, ये कई छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख में कई छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें मुख्यतः तीन होती हैं। कौन सी होती हैं? पायरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलैंगुअल। ये क्या होती है? लार ग्रंथियां होती है। क्या होती है बच्चों? लार ग्रंथियां। ये कहाँ पाई जाती है? मुख में पाई जाती है। कितने जोड़े होती है? 3 जोड़े होती हैं। कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। कौन कौन? पायडिबुलर, सबमैंडिबुलर और सबलैंगुअल। ये क्या होती है? लार ग्रंथियां होती है बच्चों। क्या होती हैं? लार ग्रंथियां। और यह कई छोटी ग्रंथियां होती हैं, जो लार्ज के जरिए स्टार्च को पचाने वाले एंजाइम, यहाँ फिर आ गया है, भोजन को या स्टार्च को पचाने के लिए एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को पचाता है। किसको पचाता है? स्टार्च को पचाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? छोड़ती है और संक्रमण से बचाती है, बाहरी संक्रमण से बचाती है। वायरस, कीटाणु हो गए, अवशिष्ट पदार्थों से इसको बचाने का काम करती है, ठीक है ना। कौन करता है?
एमाइलेज एंजाइम। यह किसका पाचन करती है? स्टार्च का। ठीक, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? लार ग्रंथियां क्या होती है? मुंह में लार बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं, या भोजन को नम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना? भोजन को नम करके उसको निगलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है ना? बोलने और मुख को स्वस्थ रखने में मदद करती है। इनमें 3 मुख्य जोड़ी होती हैं। ये जोड़े के फॉर्म में है ना? ये कौन कौन से हैं? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये एग्जाम में बहुत बार आया है बच्चे, मैंने देखा था इसको। नीट के एग्जाम में आता है, ये नीट के भी एग्जाम में आता है। आप जब सीटेट साइंस वाले पोर्शन में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। जब आप सीटेट दोगे टीचर जब बने सीटेट, और पेट में भी एक दो क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको, है ना? तो कौन कौन से? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये क्या होती है? लार ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है ना? लार ग्रंथियां मुंह में स्थित बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। ये कौन सी ग्रंथियां होती है? बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथियां कौन सी होती है? बहिस्रावी ग्रंथियां। एक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, एक बहिस्रावी ग्रंथियां। लार ग्रंथियां कौन सी होती है? बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, जो लार का उत्पादन करती हैं, जो भोजन को चबाने निगलने के लिए नम करती है। भोजन को चबाने के लिए और निगलने के लिए क्या करती है? नम करती है। सूखी रोटी जैसे नहीं चली जाती, उसको चबाना पड़ता है। जब चबाते हैं तो लार ग्रंथियां क्या करती है? लार उत्पन्न करती हैं, लार भेजती है। तो वो लार क्या होता है? भोजन को नम कर देता है, पेस्ट के रूप में बदल देता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक, ओके। नम करती हैं। एंजाइम की मदद से पाचन क्रिया शुरू होती है। भोजन का पाचन सर्वप्रथम कहाँ होता है? मुख में होता है ना? किसके द्वारा होता है? एंजाइम के द्वारा। तो कौन सा एंजाइम? एमाइलेज। किसका पाचन होता है? स्टार्च का पाचन होता है। याद हो गया ना? बस यही चाहिए था। हाँ, निगलने के लिए नम करते हैं। एंजाइमों की मदद से पाचन क्रिया शुरू होती है और मुख को साफ करती हैं, और एंटीबॉडी और जीवाणुरोधी पदार्थों से संक्रमण से बचाती हैं। जो लार ग्रंथियां होती हैं, ये क्या करती है? एंटीबॉडी और जीवाणुरोधी पदार्थों को संक्रमण से बचाती हैं। मनुष्य में प्रमुख तीन जोड़े पैरोटिड, फिर आ गया पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, और कई छोटी ग्रंथियां होती हैं जो सभी नलिकाओं के माध्यम से लार छोड़ती है। किसके ना? नलिकाओं के माध्यम से क्या करती है? लार को छोड़ती है ना? 3 जोड़ी होती हैं लार ग्रंथियां। कौन कौन सी होती हैं? हाँ, सबलिंगुअल ना, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये क्या होती हैं? लार ग्रंथियों के जोड़े होते हैं। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, ये हो गया। ये पैरोटिड ग्लैंड होती है। ये कहाँ पाई जाती है? जबड़े के ऊपर पाई जाती है ना? ये त्रिकोण आकार का होती है। और दूसरा होता है सबमैंडिबुलर, है ना? ये वाली ग्रंथि कौन होती है? सबमैंडिबुलर। और सबलिंगुअल ये यहाँ पर पाई जाती है। ये यहाँ पर भाग जो होता है, ये कौन सा होता है? ये वाला भाग पैरोटिड। क्या होती है? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर ये यहाँ पर पाई जाती है, और सबलिंगुअल आगे की तरफ पाई जाती है। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, हम लोग पढ़ते हैं, डिटेल्स में पढ़ते हैं। डिटेल्स में पढ़ना होता है किसका? लार ग्रंथियों के प्रकार। लार ग्रंथियां 3 प्रकार, कई प्रकार की होती है। मुख्यतः 3 प्रकार हम लोग डिस्कस करेंगे। अपने सिलेबस में कितने हैं? 3 ही हैं। क्लियर? अपने सिलेबस में 3 ही है। रेडियोलॉजी के सिलेबस में 3 ही है, और फिजियोथेरेपी में भी है, सेम सिलेबस भी यहाँ पर भी है। डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ फिजियोथेरेपी में भी, और रेडियोलॉजी। डेंटल का है, डेंटल का हम लोग सेकेंड मीटिंग में देखेंगे क्या होता है। तो लार ग्रंथियां जो होती है मुख्य रूप से 3 जोड़ी बड़ी लार ग्रंथियां होती है। 3 जोड़ी जो बड़ी लार ग्रंथियां होती है, कौन कौन सी होती है? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये क्या होती है? बड़ी ग्रंथियां होती है बच्चों। और छोटी छोटी ग्रंथियां होती है ना? और भी छोटी छोटी ग्रंथियां, लेकिन हमारे पास बड़ी ग्रंथियां ये हमारे प्ले सिलेबस में होती है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत? तो पैरोटिड ग्रंथियां ये सबसे बड़ी
होती है। यह कान के ठीक के सामने कान के ठीक सामने और नीचे स्थित होती है। यह कुल लार का लगभग 50% भाग बनाती है। कुल लार के मुंह में लार जो होता है उसका 50% भाग कौन बनाता है? पैरोटिड है। क्यों कौन बनाता है? पैरोटिड ग्रंथियां जो ये वाली ग्रंथियां, ये कहाँ पाई जाती है? ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये कान के ठीक सामने, कान के ठीक सामने और नीचे स्थित होती है। ठीक कान के ठीक सामने और नीचे ये वाली ग्रंथियां क्या होती है? यहाँ पर पाई जाती है। ये कौन होती है? पैरोटिड। ठीक है ना। पैरोटिड ग्रंथियां जो होती है ये कहाँ पाई जाती है? कान के ठीक सामने और नीचे स्थित होती है। और कुल लार का, मुंह में जितना लार बनता है उसका 50% भाग अकेले बनाती है। समझ गया ना। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होती है? पैरोटिड। याद रहेगा ना। यह कितना भाग लार बनाती है? 50%। यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है ना। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे सबमैंडिबुलर ग्रंथियां। क्या पढ़ना है? सबमैंडिबुलर। ये जबड़े के नीचे स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? जबड़े के नीचे। ये है ना जबड़ा, और जबड़े के नीचे स्थित होता है ना। फिर सबलैंगुअल ग्रंथियां, ये जीभ के नीचे स्थित होती है। टंग जीभ के नीचे स्थित होती है। कौन? सबलैंगुअल। सबलैंगुअल कहाँ स्थित होती है? जीभ के नीचे। पैरोटिड कहाँ पर होती है? कान के सामने या उसके ठीक नीचे होता है। ठीक है ना। और जो सबमैंडिबुलर कहाँ होता है? जबड़े के नीचे होता है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग को पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़ना है। वो तो हम लोग प्रकार पढ़े थे, है ना। क्या पढ़े थे? लार ग्रंथियों के प्रकार। लार ग्रंथि 3 प्रकार, 3 जोड़ी होती हैं, है ना। कौन कौन सी होती है? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलैंगुअल। ये हम लोग का छोटा सा इसका शॉर्ट व्यू देखे हम लोगों ने। क्या देखा है? शॉर्ट व्यू। होता कहां पर स्थित होता है, कैसे दिखता है, ये है ना। ये कौन सी ग्रंथि हो गई? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलैंगुअल। सबमैंडिबुलर कहाँ स्थित है? जबड़े के नीचे। याद रहेगा ना। कोई दिक्कत यहां तक? अब सबलैंगुअल कहाँ होता है? सबलैंगुअल जीभ के नीचे। ठीक। और पैरोटिड कान के ठीक सामने और नीचे स्थित होता है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह कुल लार का 50% भाग बनाती है। यहां तो कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरोटिड ग्रंथियां। कौन सी पढ़ना है? पैरोटिड ग्रंथियां। इसकी स्थिति हम लोगों ने देख लिया था। ये ग्रंथियां प्रत्येक कान के ठीक नीचे और सामने की ओर स्थित होता है। जोड़ा मतलब 2 जोड़ा होता है, एक इधर होता है और एक इधर। जोड़े का मतलब समझ रहे हैं ना। 2 जोड़ा होता है। एक जोड़े में कितने? दो लार आती है। एक इधर होगा और इधर होगा। ये वाला दोनों तरफ होगा। ये नहीं है इधर ही है, उधर भी होता। ठीक है ना। ये इसकी स्थिति कहाँ होती है? ये ग्रंथियां प्रत्येक कान के ठीक नीचे और सामने की ओर स्थित होती है। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। कान के ठीक नीचे और सामने स्थित होता। फिर उसका आकार कैसा होता है? इसका आकार यह त्रिकोणीय होती है। त्रिकोण के आकार की। ये देखना, त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति का त्रिभुज कहते हैं, है ना। जिसका आंतरिक योग कितना होता है? 180 अंश होता है। आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। ये त्रिभुज मैथ में जाती है अभी थोड़ी देर। वो क्या होता है? त्रिभुज होता है ना। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिकोण कहते हैं, जिसकी आंतरिक कोणों के योग कितना होना चाहिए? 180। अगर 180 से ज्यादा हो गए वो त्रिभुज नहीं होता, वो चतुर्भुज की कैटेगरी में आ जाए। ठीक है ना। कोई दिक्कत? बहुभुज की कैटेगरी में आ जाता। किसकी? बहुभुज की कैटेगरी में आ जाता। लेकिन ये अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? यह त्रिभुज के आकार की होती है। ये 3 भुजाओं से, ये देखना, 1, 2 और 3, है ना। ये कैसा है? ट्रायंगुलर फॉर्म में। कैसा है? ट्रायंगुलर है। तो यह एक त्रिकोणीय आकार की ग्रंथि होती है जो जबड़े की हड्डी के पीछे फैले रहते हैं। जबड़े की हड्डी ये वाले इसके पीछे फैले रहती है। कान के ठीक नीचे सामने होती है ना। और जबड़े के ठीक पीछे रहता है। ठीक है ना। ये कहाँ होती है? यह प्रत्येक ग्रंथि कान के ठीक नीचे और सामने स्थित होती है। यह कैसी दिखती है? इसका आकार कैसा होता है? त्रिकोण आकार का। ठीक है ना। इसका कैसा आकार होगा? त्रिकोणीय आकार की ग्रंथि है। जबड़े की हड्डी के ठीक पीछे फैली रहती है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होती है? पैरोटिड। ठीक। यह 50% लार बनाती है।
पूरे कुल लार का। अब हम लोगों ने अब इसका हम लोग भाग पढ़ना है ना, इसका पैरोटिड ग्लैंड का भाग पढ़ना। क्या पढ़ना है? भाग। इसमें होता है पैरोटिड डक्ट, पैरोटिड डक्ट यह इसका पार्ट होता है। पैरोटिड डक्ट यह एक मुख्य नलिका होती है। क्या होती है? ये वाली पैरोटिड डक्ट। पैरोटिड डक्ट क्या होता है? एक मुख्य नलिका होती है। क्या होती है? नलिका होती है जो लार ग्रंथि से, जो लार को ग्रंथि से मुंह तक ले जाती है, जो लार को, है ना, इस ग्रंथि से मुख तक ले जाने का काम करती है। यह मुख के अंदर ऊपरी जबड़े के दूसरे बाड़, क्या है, दूसरे दाढ़ के पास खुलती है। यहां पर खुलती है बच्चों, मुख के, ये क्या लिखा है? यह मुख के अंदर ऊपरी जबड़े के दूसरे दाढ़ के पास खुलती है। यहां पर खुलने का काम करती है। ये दाढ़ बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? दाढ़, है ना। ये क्या होता है? पैरोटिड डक्ट्स होती है। यह क्या होता है? मुख नलिका होती है। पैरोटिड डक्ट्स क्या होती है? एक प्रकार की नली होती है जो लार को ग्रंथि से मुख तक ले जाने में काम करती है। यहाँ पे लार बना, यहाँ पर, है ना, इसको रास्ता तो चाहिए यहाँ तक आने के लिए, तो ये क्या करती है? रास्ता बनाती है लार को जब मुंह में ले जाने के लिए। ठीक है ना। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब फिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? किसका? पैरोटिड ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है? यह लार का उत्पादन करती है, पाचन में इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, प्रमुख बीमारियों से बचाती है ना। इसमें प्रमुख बीमारियां हो जाती हैं। गलसुआ एक प्रकार की इसकी प्रमुख बीमारियां और स्थितियां होती हैं, है ना। पैरोटिड में क्या बीमारी हो सकती है और स्थिति क्या हो सकती है, वो चीज हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर? कोई दिक्कत? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? लार का उत्पादन करना, पाचन में और सुरक्षा का। इसका तीन क्या है? प्रमुख कार्य है। किसका? पैरोटिड का। पैरोटिड ग्लैंड का मुख्य कार्य क्या होता है? लार का उत्पादन करना। दूसरा काम होता है डाइजेशन में, पाचन में इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा काम है सुरक्षा का, मुख की सुरक्षा का। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक। ये लार का उत्पादन, पैरोटिड ग्रंथियां मुख्य रूप से पानी जैसे पतला लार का उत्पादन करती है। लार क्या होता है? पानी के आकार का होता है ना। तो पैरोटिड ग्रंथियां मुख्य रूप से पानी जैसा पतला लार उत्पादन करती हैं। इसका पाचन में इसका महत्वपूर्ण क्या भूमिका निभाती है? ये एमाइलेज नामक एंजाइम छोड़ती है। एमाइलेज कौन छोड़ता है? पैरोटिड, है ना। पैरोटिड जो होता है, ये एमाइलेज नामक एंजाइम छोड़ती है जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को पचाने का काम शुरू करती है। ये पिछली भी स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछली कक्षाओं में, है ना। तो ये एमाइलेज क्या होता है? यह एक प्रकार का एंजाइम होता है। एमाइलेज क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम होता है जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है ना। यह कहाँ उत्पन्न होता है? यह पैरोटिड में बनता है। एंजाइम एमाइलेज कहाँ बनता है? पैरोटिड में बनता है। अच्छा, सबसे ज्यादा लार कहाँ बनता है? पैरोटिड में। जब सबसे ज्यादा लार पैरोटिड में बना तो एंजाइम कहाँ उत्पन्न होगा? पैरोटिड में सबसे ज्यादा। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये एमाइलेज नामक एंजाइम छोड़ती है जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को पचाने का काम शुरू करती है। फिर इसका काम होता है सुरक्षा का। लार मुख को गीला रखती है। क्या करती है? मुख को गीला रखती है, जिससे चबाने, निगलने और बोलने में आसानी होती है। जिसे भोजन को चबाने में, है ना, उसको विभिन्न भागों में तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निगलने में एक पेस्ट के रूप में बना देती है। कैसा बना देती है? पेस्ट बना देती है, लुगदी बना देती है, जिसे हम लोग बोसल बोलते हैं, है ना। बोलस क्या होता है? एक पेस्ट होता है। तो निगलने, बोलस बना देते, उसको निगलने में आसानी होती है, फिर बोलने भी आसानी होती है। जैसे मुख हमारा जब मुख सूखने लगता है तो बोलना कठिन हो जाता है ना। उतनी प्रकार से जो टंग होती है, उतनी प्रकार से वो मुड़ती नहीं, उसका फ्लेक्चुएशन नहीं हो पाती उसमें, है ना। तो आवाज कम सही आती है। क्लियर बच्चों? इसकी सुरक्षा का काम करती है। साथ ही यह मुख के बैक्टीरिया से लड़कर मौखिक स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई लोग को पायरिया हो जाती है। कब हो जाती है? जब लार की वहां पे एंजाइम या उसकी सुरक्षा काम करना बंद कर देती है ना। थोड़ा डीमा हो जाता है तो दांत में
क्या बोले, कीटाणु लग जाते हैं, काड़े लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसका सुरक्षा करने का कार्य है, किसका, पायरोटिड ग्रंथि का। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है ना सब। चलिए, फिर इसमें प्रमुख बीमारियां पाई जाती हैं। इसमें पाई जाती पायरोटाइटिस, इसकी क्या होती है, बीमारी होती है, और गलसुआ पायरोटाइटिस की, और यह गलसुआ यह किसमें होता है, यह किसमें होता है, पायरोटिस में होता है, पायरोटिड्स के माध्यम से होता है। किसमें होता है, पायरोटिड में होता है। पायरोटिड ग्रंथियों में होने वाली सूजन, पायरोटिड ग्रंथि में होने वाली सूजन को क्या बोला जाता है, पायरोटाइटिस बोला जाता है। किसको बोलेंगे, पायरोटिड ग्रंथि में जो सूजन उत्पन्न हो जाए, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पायरोटाइटिस कहते हैं। यह संक्रमण जिसे गलसुआ, पथरी या ऑटो इम्यून बीमारियों के कारण होता है। यह किसके कारण होता है, जिसे गलसुआ, पथरी या ऑटो इम्यून बीमारियों के कारण होता है। गलसुआ किससे होता है, पथरी के कारण या ऑटो इम्यून बीमारियों के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, गलसुआ हो जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, ये पायरोटिड ग्रंथियों में होने वाली क्या होती है, सूजन होती है, स्वेलिंग होती है। क्या होती है, सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, जिसे हम पायरोटाइटिस बोलते हैं। क्या बोला जाता है, पायरोटाइटिस। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये क्या होती है, ये किसमें प्रमुख, इसमें प्रमुख बीमारी होती है, किसमें, पायरोटिस में क्या होती है, यह बीमारियां होती हैं। पायरोटिस में क्या होती है, ये बीमारी होती है, जिसे हम लोग क्या बोला जाता है, पायरोटाइटिस। या पायरोटाइटिस ग्रंथि में होने वाली एक सूजन होती है, ठीक है ना। जब पायरोटिस ग्रंथि में सूजन हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पायरोटाइटिस बोला जाता है ना। फिर उसमें गलसुआ, यह एक वायरस संक्रमण होता है जो विशेष रूप से पायरोटिस ग्रंथि को प्रभावित करता है, उसमें दर्दनाक सूजन पैदा करता है। कभी कभी गलसुआ सूज जाता है ना। तो ये क्या हो जाता है, यह वायरल संक्रमण होता है। क्या होता है, एक गलसुआ वायरल संक्रमण होता है जो विशेष रूप से पायरोटिस ग्रंथियों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, पायरोटिस ग्रंथियों को। किसको, पायरोटिस ग्रंथियों को प्रभावित करता है, उसमें एक दर्दनाक सूजन उत्पन्न कर देता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाता है, सूज जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, पायरोटाइटिस, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, दो बीमारियां होती हैं इसमें, पहला होता है पायरोटाइटिस, दूसरा गलसुआ, ठीक। ये इसका काम हो गया, लार का उत्पादन करना, पाचन का काम करना, सुरक्षा का काम करना होता है। फिर इसमें प्रमुख बीमारियां क्या होती हैं, पायरोटाइटिस और गलसुआ। इसमें दो प्रकार की बीमारी पाई जाती है, इसमें पायरोटिस ग्रंथियों में। क्लियर बच्चों, कंफ्यूजन नो। चलिए, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, ये कहाँ पाई जाती है, हाँ, कान के ठीक सामने और नीचे पाए जाते हैं, है ना, जबड़े के ऊपर पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है, इसमें एक बीमारी और है, वही बीमारी है, दो और चार बीमारियां, थोड़ा चलिए। अब हम लोगों को पढ़ना है, दो बीमारी और होती है इसमें, सियालोलिथियासिस होती है और पायरोटिड ट्यूमर होता है ना, पायरोटिड ट्यूमर। ये जो होता है, ये लार नलिकाओं में कैल्शियम की छोटी पथरी बन सकती है। इसमें छोटी क्या बन जाती है, पथरी, जिससे लार का प्रवाह रुक जाता है और दर्द होता है। इसमें जो होता है सियालोलिथियासिस में, जो सियालोलिथियासिस जो होती है, कहाँ पाई जाती है, यह जो लार की नलिका होती है, लार की नलिका होती है, अभी हम लोगों ने देखा था वहां पे, लार की नलिका जो होती है, उसमें कैल्शियम की छोटी सी पथरी बन जाती है। क्या बन जाती है, कैल्शियम की छोटी सी पथरी बन जाती है, जिससे लार का प्रवाह रुक जाता है। जब पथरी बन जाती है तो लार क्या हो जाता है, रुक जाता है, वहां पे ब्लॉक कर देता है, नलिका को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है,
ठीक है ना, रोक देता है तो लार का प्रवाह रुक जाता है और दर्द होता रहता है। मुंह में क्या होता है, यहाँ पर दर्द होता रहता है। यह किसमें पाया जाता है? पायरोटिड नलिका जो होती है, पायरोटिड नलिका में पाई जाने वाली क्या होती है, एक प्रकार की ट्यूमर सॉरी पथरी होती है। यह कैसी होती है? कैल्शियम की होती है। किसकी होती है? कैल्शियम की होती है। लार नलिकाओं में कैल्शियम की एक छोटी सी पथरी बन सकती है जिससे लार का प्रवाह रुक जाता है, लार का प्रवाह रुक जाता है और दर्द होता है। क्लियर? फिर उसका पायरोटिड ट्यूमर, ये लार ग्रंथियों में लगभग 80% ट्यूमर पायरोटिड ग्रंथियों में ही हो सकती है। 80% क्या होता है ट्यूमर, कहां पर होता है? पायरोटिड ग्रंथि में, है ना, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? पायरोटिड ट्यूमर। तो लार ग्रंथियों में लगभग 80% ट्यूमर पायरोटिड ग्रंथ में ही होती है। इसमें इनमें से अधिकांश करीब 75 से 80% सौम्य या गैर कैंसर युक्त होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो होती है अधिकांश करीब होता है ना, जो पायरोटिड ट्यूमर होता है इसमें करीब 75 से 80% सौम्य या कैंसर युक्त होती है। ये कैसे होती है? कैंसर युक्त ट्यूमर होती है इसमें। हाँ, संभावना ज्यादा ही होती है। कैंसर युक्त जो ट्यूमर होता है ये कैसा होता है? कैंसर युक्त होता है, होते हैं, लेकिन 20% तक घातक भी हो सकते हैं, डेंजर से हो सकते हैं, है ना, कैंसर से। गैर कैंसर युक्त होते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे पायरोटिड ग्रंथि में, है ना, ट्यूमर पाया जाता है, ये क्या होता है 75 से 80% गैर कैंसर युक्त होते हैं। इसमें कैंसर नहीं होता लेकिन 20% में कैंसर युक्त हो सकते हैं बच्चे। कैसा हो सकता है? कैंसर युक्त हो सकता है। ये देखो घातक, 20% घातक या कैंसरस, कैंसरस, है ना। 20% क्या होता है? कोई के कैंसर हो जाता है। 75 से 80% कैंसर युक्त नहीं होते। क्लियर? ये ट्यूमर जो होता है कहां पाया जाता है? लार ग्रंथियों में लगभग 80% ट्यूमर पायरोटिड ग्रंथियों की ही होते हैं। पायरोटिड ग्रंथियों में सबसे ज्यादा कैंसर की संभावना होती है ना। इसमें अधिकांश करीब 75 से 80% सौम्य या गैर कैंसर युक्त कोशिकाएं होती है। ट्यूमर क्या होती है? ट्यूमर किसे बोलते हैं हम लोग? कोशिकाओं का अनावश्यक बढ़ जाना को क्या बोला जाता है? ट्यूमर बोला जाता है। ट्यूमर क्या होता है? जब कहीं भी की कोशिका होती है उसकी अनावश्यक या अधिकांश जो कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ जाने की कला को क्या बोलते हैं? कैंसर ट्यूमर बोलते हैं। जैसे कोशिकाएं होती हैं असामान्य रूप से बढ़ जाती हैं। क्या बढ़ जाती है? असामान्य रूप से, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, बढ़ जाती है, वो बाद में क्या करती है? हानिकारक बना देती है। उसके लिए हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोला जाता है। तो ये जो ट्यूमर होते हैं, इसमें पायरोटिड ग्रंथियों में जो ट्यूमर होते हैं ये गैर कैंसर युक्त होते हैं, इसमें कैंसर नहीं होता है, लेकिन कभी कभी 20% चांस है कि यहाँ पर कैंसर भी बना लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके लक्षण, है ना, ये सब बीमारियों के लक्षण क्या होता है? लक्षण जब समस्या हो, जब कान के आगे या जबड़े के पास गांठ या सूजन हो जाती है ना। पायरोटिड ग्रंथि में जब बीमारियां होती हैं क्या होता है? कान के आसपास क्या हो जाती है? सूजन हो जाती है। कान के आगे या जबड़े के पास गांठ या सूजन हो जाती है। यह सूजन किसमें होती है? पायरोटिड ग्लैंड में होती है। तो कहाँ घूम रहे थे अभी तक हैं? तो कान के आगे या जबड़े के पास गांठ या सूजन को हम लोग क्या बोलते हैं? पायरोटिड बीमारियां पाई जाती है इसमें, है ना। फिर दूसरा चीज, मुख खोलने, खाना चबाने में दर्द होना, ये क्या होते हैं? बीमारियों के लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? बीमारियों के लक्षण जब समस्या हो, पहला लक्षण क्या होता है? कान के आगे या जबड़े के पास गांठ या सूजन। दूसरा लक्षण क्या होता है? मुख खोलने या खाना चबाने में दर्द होता है। ठीक है ना। थर्ड लेवल, मुख का सूखापन, मुख का सूखापन जब क्या होता है? यहाँ पर ये देख लो, सियालोलिथियासिस, जब इसमें लार की ग्रंथियां जो होती है, इसमें क्या हो जाता है? ट्यूमर हो जाता है, पथरी बन जाती है। किसमें? लार नलिकाओं में कैल्शियम की छोटी सी पथरी बन जाती है, जिससे लार का प्रवाह रुक जाता है। जब लार का प्रवाह रुक जाएगा तो मुख में क्या होता है? लार जाएगा ही नहीं। जब जाएगा नहीं तो मुख कैसा रहेगा? सूखापन रहता है। तो यह जब सूखापन हो जाता है तब यहाँ पे आपको बीमारी हो सकती है। कौन सी बीमारी? सियालोली
थीसिस, सियालोलिथियासिस, ये बीमारी होती है, भयंकर बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, लार की ग्रंथि क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है कैल्शियम की पथरी से। लार की नलिकाओं में कैल्शियम की छोटी पथरी बन सकती है, जिससे लार का प्रवाह रुक जाता है, तो मुख सूखा हो जाता है ना, ठीक है ना। अब पायरोटिड ग्रंथि जो होती है लार का कितना प्रतिशत भाग बनाती है, 50%, याद रखिएगा, बहुत आता है। फिर चेहरे की मांसपेशियों में कमजोरी या सुन्नता महसूस होती है, यदि ट्यूमर नसों को प्रभावित करे। जब ट्यूमर क्या होती है, जब ट्यूमर नसों को प्रभावित करती है तो चेहरे की मांसपेशियों में क्या हो जाती है, कमजोरी उत्पन्न हो जाती है, चेहरे की मांसपेशियों में कमजोरी उत्पन्न होती है, सुन्नता होती है, कुछ महसूस उत्पन्न होते हैं। जैसे सुन्नता क्या होती है, जब हम सुन्नता करते हैं ना तो कुछ दर्द उत्पन्न नहीं होता है, उसमें कोई प्रभाव नहीं होता है। इंजेक्शन जब लगाते हैं ऑपरेशन करते समय, है ना, एक इंजेक्शन लगाते तो वहां पर काटे पीटे कुछ भी करे प्रभाव नहीं पड़ता, दर्द नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाता है, चेहरे की मांसपेशी कमजोर है या सुन्नता का महसूस होता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए आगे। अब हम लोगों को पढ़ना है सब मैडिबुलर ग्रंथियां। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पायरोटिल, है ना, पायरोटिड पढ़ा था ना अभी लोगों ने। पायरोटिड क्या होती है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यह कान के ठीक नीचे और सामने स्थित होती है, ठीक है ना, जबड़े के ऊपर, लेकिन यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसका आकार त्रिभुजाकार होता है, ठीक। यह लार का लगभग 50% भाग लार बनाती है। इसमें एमाइलेज नामक एंजाइम बनता है जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब हम लोगों को पढ़ना है सब मैडिबुलर ग्रंथियां। सब मैडिबुलर ग्रंथियां हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी कौन होती है, पायरोटिड होती है। दूसरी बड़ी कौन होती है, दूसरी वाली सब मैडिबुलर ग्रंथियां, है ना। ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी लार ग्रंथियां है, जो जबड़े के ठीक नीचे स्थित होती है, जबड़े के ठीक नीचे, यहाँ पर, है ना, जबड़े के ठीक नीचे स्थित होती है। यह मुख्य रूप से भोजन को चबाने और निगलने में मदद करने के लिए लार का उत्पादन करती है। जो सब मैडिबुलर ग्रंथियां होती है, भोजन को चबाने और निगलने के लिए लार का उत्पादन करती है, ठीक है ना। सब मैडिबुलर क्या होती है, यह ग्रंथियां मुख्य रूप से भोजन को चबाने और निगलने में मदद करने के लिए लार का उत्पादन करती है, ठीक। भोजन को चबाने और निगलने के लिए लार का उत्पादन कौन करती है, सब मैडिबुलर, ठीक है ना, कौन करती है, सब मैडिबुलर। यहां इन ग्रंथियों के बारे में विस्तृत जानकारी आगे दिया गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। सब मैडिबुलर ग्रंथियां क्या होती है, यह जबड़े के नीचे, यह शरीर की सबसे दूसरी बड़ी लार ग्रंथि होती है। सब मैडिबुलर क्या होती है, हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। दूसरी, फर्स्ट पर कौन होती है, पायरोटिड, बहुत बार बार याद दिला रहे हैं, एग्जाम में बहुत आता है यहाँ। पायरोटिड जो होती है सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, उससे कम, उससे छोटी कौन होती है, मैडिबुलर, कौन, सब मैडिबुलर होती है। यह जबड़े के ठीक नीचे स्थित होती है, कहाँ, जबड़े के ठीक नीचे स्थित होती है। यह मुख्य रूप से भोजन को चबाने और निगलने में मदद करने के लिए लार का उत्पादन करती है। भोजन को चबाने और निगलने के लिए लार का उत्पादन कौन करता है, सब मैडिबुलर, कोई दिक्कत। फिर इसका स्थान और संरचना, लोकेशन एंड स्ट्रक्चर किसका, सब मैडिबुलर का। तो ये स्थिति, इनकी स्थिति, ये ग्रंथियां निचले जबड़े की हड्डी के ठीक नीचे और गर्दन के ठीक ऊपरी हिस्से में पाई जाती हैं। अभी हम लोगों ने देखा था पीछे, सब मैडिबुलर कहाँ उत्पन्न होता है, ये ग्रंथियां निचले जबड़े, ये ग्रंथियां निचले जबड़े, यहाँ पर निचले जबड़े की हड्डी के ठीक नीचे और गर्दन के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। गर्दन के ऊपरी हिस्से में और जबड़े के नीचे, ठीक नीचे स्थित होती है, ठीक है ना। लोकेशन कहाँ हो गया, लोकेशन इसका ये हो गया, ये कहाँ होता है, ये ग्रंथियां निचले जबड़े की हड्डी के ठीक नीचे और गर्दन के ठीक ऊपर होता है, स्थित होती है ना। ये गर्दन के, मतलब जबड़े के ठीक नीचे और गर्दन के ठीक ऊपर यहाँ पर होता है, कौन, सब मैडिबुलर ग्लैंड, ठीक है ना।
फिर इसका आकार कैसा होता है? ये लगभग एक अखरोट के आकार के होते हैं। कैसा होता? अखरोट देखा होगा आप लोगों ने, खाए भी होंगे, है ना? तो ये सब मैंडिबुलर का आकार कैसा होता है? अखरोट के आकार का होता है। याद रहेगा ना? सब मैंडिबुलर का आकार कैसा होता है? अखरोट के आकार का होता है। क्लियर? अखरोट के आकार का होती है और इनका वजन लगभग 10 से 15 ग्राम होता है। कितना होता है? 10 से 15 ग्राम। किसका आकार होता है? 10 से 15 ग्राम का वजन किसका होता है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड का होता है। क्लियर? ठीक। दो हिस्से, ये ग्रंथियां एक मांसपेशी द्वारा दो भागों में विभाजित होती है। एक सतही हिस्सा होता है और एक गहरा हिस्सा। दो ये जो होती है ये मांसपेशियों की बनी होती है ना? इसके दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होता है। एक सरफेशियल लोब होता है और एक डीप लोब होता है ना? कौन कौन सा? एक सतही सरफेशियल लोब और दूसरा, और एक क्या होता है? गहरा या डीप लोब बोला जाता है। डीप लोब ये दो भागों में डिवाइडेड होती है। एक सरफेशियल होता है और एक डीप लोब होता है। क्लियर बच्चों? या तो कोई दिक्कत है? इसमें मुख्य रूप से आपको ये पढ़ना है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी, ये याद रखिएगा, हमारी शरीर की सबसे दूसरी बड़ी लार ग्रंथि होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहां पर, ये कहां स्थित होती है? जबड़े के ठीक नीचे स्थित होती है। थर्ड नंबर, ये ग्रंथियां मुख्य रूप से भोजन को चबाने और निगलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है? भोजन को निगलने और चबाने के लिए लार का उत्पादन करती है। कौन? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। फिर उसके बाद इसका स्थान और संरचना, इसकी स्थिति कैसी है? ये स्थिति में ये ग्रंथियां निचले जबड़े की हड्डी के नीचे और गर्दन के ठीक ऊपर स्थित होती हैं। इसका आकार कैसा होता है? यह लगभग एक अखरोट के आकार की होती है। इसका वजन कितना होता है? 10 से 15 ग्राम तक इसका वजन होता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? ये इसके दो हिस्से होते हैं। ये ग्रंथियां एक मांसपेशियों द्वारा दो भागों में विभाजित होती हैं। एक को बोला जाता है सतही हिस्सा, है ना, सरफेशियल लोब, दूसरे को डीप लोब। ठीक? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, फंक्शंस पढ़ना, कार्य किसका? सब मैंडिबुलर ग्लैंड का कार्य। ठीक है ना? लार का उत्पादन करना, पाचन में मदद करना, मुंह की सुरक्षा करना। जो पायरोटिड का काम था उसका भी यही, इसका भी काम है ना? तो पहला कहा लार का उत्पादन करना, फिर पाचन में मदद करना और मुख की सुरक्षा करना। इसमें जो नली होती है, डक्ट, है ना, उसका में कुछ काम है, उसको हम लोग पढ़ लेंगे धीरे धीरे। ठीक है ना? इसका काम हो तो लार का उत्पादन, जब हम आराम कर रहे होते हैं बिना किसी उत्तेजना के, तो मुख का कुल लार का लगभग 60 से 70 हिस्सा इन्हीं ग्रंथियों से आता है। जब हम आराम की स्थिति में, जब हम चबा उपा नहीं रहते, खाना वाना नहीं खा रहे हैं, है ना, तब भी हमारा मुख कैसा रहता है? गीला रहता है। रहता ना गीला, नम रहता है। तो जब हम आराम कर रहे होते हैं बिना किसी उत्तेजना के, तो मुख में कुल लार का 60 से 70% हिस्सा इन्हीं ग्रंथियों से आता है। जब हम भोजन नहीं कर रहे होते हैं, है ना, आराम की स्थिति में, तो मुख का जो लार को उत्पादन करने की 60 से 70% लार यही उत्पन्न करती है। कौन? सब मैंडिबुलर ग्रंथि। सब मैंडिबुलर ग्रंथि जब हम आराम कर रहे होते हैं, है ना, सब मैंडिबुलर ग्रंथि जब हम आराम कर रहे होते हैं, तो यह लार का कुल प्रतिशत, लार का कुल भाग 60 से 70% भाग यही उत्पन्न करती है। ठीक? यहां तक कोई दिक्कत? सीधी सी बात है। जब हम आराम कर रहे होते हैं, रिलैक्स मोड में रहते, सो रहे होते हैं, है ना, तब हमारे मुख में जो लार उत्पन्न करता है, कौन करता है? सब मैंडिबुलर। कितना उत्पन्न करता है? 60 से 70%। बस यही पढ़ना था, याद रहेगा ना? चलिए, फिर पाचन में मदद, ये इनके द्वारा स्रावित लार में एमाइलेज एंजाइम होते हैं, एमाइलेज ये भी उत्पन्न करती हैं, है ना, जो स्टार्च को पचाने को प्रक्रिया शुरू करती हैं। एमाइलेज का उत्पादन ये भी करती है। कौन? सब मैंडिबुलर। एमाइलेज के द्वारा किसका पाचन किया जाता है? स्टार्च का। एमाइलेज क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम होता है। कई बार आ रहा है, याद रहना चाहिए। फिर मुख की सुरक्षा, यह लार मुख की गीला रखती है, मुख को गीला रखती है।
जो सबमैंडिबुलर ग्रंथियां होती है, इससे निकलने वाला लार या मुख को गीला रखती है, जिससे बोलने में आसानी होती है। दांतों के बैक्टीरिया को सुरक्षा मिलती है, दांतों के जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सुरक्षा मिलती है। कोई दिक्कत? ठीक। फिर इसमें नली होती है। सबमैंडिबुलर ग्रंथि से एक नली के माध्यम से मुख में मुंह में आता है, जो लार आता है, जो सबमैंडिबुलर ग्रंथि से लार एक नली के माध्यम से मुख में आता है ना। जैसे पैरोटिड में देखे थे ना, वहां पर एक नली थी, वैसे इसमें भी नली होती है, नली के माध्यम से आता है, जिसे वाइटन डक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाइटन डक्स बोला जाता है, ठीक है ना। वाइटन डक्स किसे बोलते हैं? सबमैंडिबुलर की नली को क्या बोलता है? वाइटन डक्स बोला कहा जाता है। यह नली लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी होती है और जीभ के नीचे खुलती है। कहाँ खुलती है? जीभ के नीचे खुलती है। कितनी बड़ी लंबी होती है? 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। कहाँ खुलती है? जीभ के नीचे खुलती है। कोई दिक्कत? इस नली का नाम क्या होता है? वाइटन डक्स। वाइटन डक्स। कोई दिक्कत? ये कहाँ से खुलती है? सबमैंडिबुलर ग्रंथि से। कहाँ तक जाती है? जीभ के नीचे खुलती है। इसके और इसका क्या होता है? इसकी लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। क्लियर बच्चों? चलिए, ये वाली सबमैंडिबुलर लिखा है, इसमें सबलैंगुअल ग्लैंड लिखा है। सबलैंगुअल, ये सबमैंडिबुलर, ये वाली ग्रंथि बच्चा, ये वाली सबमैंडिबुलर ग्रंथि होती है। ये कहाँ पर? जबड़े के नीचे स्थित होती है ना, निचले जबड़े के नीचे स्थित होती है। इसका आकार कैसा? अखरोट के आकार का होता है ना, ये होती है। इसमें समस्याएं, इसमें बीमारियां होती हैं, कॉमन इश्यूज होते हैं, है ना। इसमें कौन सा? सबमैंडिबुलर ग्रंथि में लार की पथरी बनती है। इसमें क्या बन जाते हैं? पथरी। लार की पथरी क्या होता है? सबमैंडिबुलर ग्रंथियों में पथरी होना बहुत सामान्य है। लार की ग्रंथियों में पथरी उत्पन्न होना क्या होता है? एक प्रकार की सामान्य बीमारी होती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से निकलने वाली लार ग्रंथियों की तुलना में थोड़ा गाढ़ी होती है। जो ये वाली यहाँ से जो लार निकलता है वो कैसा होता है? थोड़ा गाढ़ा होता है। जबकि पैरोटिड ग्रंथि कैसी होती है? पतला लार बनाती थी। याद रखिए, वहां पे वह पतला लार निकलती थी ना वहां से। इसमें कैसा होता है? थोड़ा गाढ़ा होता है। तो इसमें जो होता है, लार की पथरी बन जाती है, लार की पथरी बनती है। किसमें? सबमैंडिबुलर ग्रंथियों में। सबमैंडिबुलर ग्रंथियों में पथरी होना बहुत सामान्य है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाला लार अन्य ग्रंथियों की तुलना में थोड़ा गाढ़ा होता है। क्या होता है? थोड़ा गाढ़ा होता है। यहाँ पर लार का पथरी बनती है यहाँ पे बच्चा। किसकी? लार की। अच्छा, उसमें जो पथरी बनती थी, स्टोन, वहां कैल्शियम का स्टोन बनता था पैरोटिड में किसका ट्यूमर बनता था, या पथरी किसकी बनती थी? कैल्शियम की। पैरोटिड में आप देखेंगे, वहां पे पैरोटिड में क्या था? पैरोटिड में कैल्शियम की एक नली पथरी बन जाती थी, वह स्टोन बनता था। यहाँ पर किसकी बनती है? लार की बनती है। सबमैंडिबुलर ग्रंथियों में पथरी होना सामान्य है, क्योंकि यहाँ पर से निकलने वाला लार अन्य ग्रंथियों की तुलना में गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा होता है। दूसरा चीज, इसमें संक्रमण, बैक्टीरिया या वायरस के कारण इसमें सूजन और दर्द हो सकता है, जिसे हम सियाला डेनाइटिस, है ना, सियाला डेनाइटिस बोलते हैं, सियाला डेनाइटिस। इसमें जो संक्रमण होता है वायरस और बैक्टीरिया के माध्यम से, इसमें सूजन और दर्द होता है। जब इसमें किसमें? सबमैंडिबुलर में सूजन हो जाता है या दर्द उत्पन्न होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सियाला डेनाइट्स क्या होता है? ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड में सूजन उत्पन्न हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सियाला डेनाइट कहते हैं। क्लियर? सियाला डेनाइट क्या होता है? यह एक प्रकार का सूजन होता है। कहां पर होता है ये? कहां पर होता है? कहां पर? यहां पर ना, हाँ, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स में। ठीक। ट्यूमर, थर्ड नंबर समस्या क्या होती है इसमें? ट्यूमर। हालांकि अधिकांश ट्यूमर गैर कैंसर युक्त, इसमें भी क्या होता है? इसमें जो ट्यूमर होते हैं ये गैर कैंसर युक्त होते हैं,
है ना। क्या होते हैं ये? गैर कैंसरी। इसमें कैंसर नहीं पाया जाता है, लेकिन कभी कभी इनमें कैंसर की गांठ भी हो सकती है ना। 60 से 70 75 से 80% जो ट्यूमर होते हैं वो कैसे गैर कैंसर युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? गैर कैंसर युक्त होते हैं। वो कितना होता है? 75 से 80%। 20% जो कोशिकाएं होती है, 20% जो ट्यूमर होती है वो कैसे होते हैं? कैंसर युक्त होते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए, ये है तो है ना सबमैंडिबुलर ग्लैंड, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला हम लोगों ने ये पढ़ लिया पायरोटिड। हाँ, पायरोटिड ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा पढ़ लिया कौन सा? सबमैंडिबुलर। अब बचा कौन है? सबलैंगुअल। सबलैंगुअल। एक मिनट देखना, टाइम करना होगा। हाँ, 12:30 लंच कब करोगे फिर? हैं? चलिए, सब लैंगुअल ग्रंथि हम लोगों ने पढ़ लिया है। पायरोटिड पढ़ लिया, है ना। ये क्या होती है? लार ग्रंथियां होती हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पायरोटिड, पढ़ लिया हम लोगों ने। दूसरा निपटा दिए कौन? सब लैंगुअल, सॉरी सब मैडिबुलर। इसको भी खत्म कर दिए, निपटा दिए, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। फिर हम लोगों को पढ़ना है, इसको भी निपटाना है, सब लैंगुअल ग्लैंड। सब लैंगुअल ग्लैंड को निपटाना होता है। इसमें काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? इसका स्थान कहाँ पर, इसका आकार कैसा होता है ना। और इसका की फंक्शंस, फंक्शन मतलब इसका काम क्या होता है? सब लैंगुअल ग्रंथि का काम क्या होता है? इसकी ये क्या होती है? जब सब लैंगुअल ग्रंथि जो मानव शरीर की 3 प्रमुख ग्रंथियों में से सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? सब लैंगुअल ग्रंथि जो होती है मानव शरीर की प्रमुख लार ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? सब लैंगुअल। समझ गए ना? सब लैंगुअल क्या होती है? सबसे छोटी होती है। ये देख लो, ये बड़ी है, उससे बड़ी। सबसे बड़ी कौन होती है? पायरोटिड। उससे छोटा सबमैंडिबुलर, और सबसे छोटा सब लैंगुअल, जिसे अधोजीवा भी कहते हैं, अधिजीवा ग्रंथियां भी कहते हैं। सब लैंगुअल को अधोजीवा ग्रंथि भी कहा जाता है। क्लियर? अधोजीवा ग्रंथि किसे कहते हैं? सब लैंगुअल को। यहां तक कोई दिक्कत? और इसका स्थान के, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। इसका स्थान क्या होता है? यह मुख के निचले तल पर जीभ के ठीक नीचे स्थित होता है। जीभ के ठीक नीचे, ये देखना, ये हमारी टंग है, इसके नीचे क्या होती है? सब लैंगुअल होती है ना। इसका स्थान कहाँ पाया जाता है? यह ग्रंथियां मुख के निचले तल पर, मुख के निचले तल पर, ये भैया ये मुख हो गया, है ना, इसके निचले तल पर, और ये जीभ के नीचे स्थित, जीवा के नीचे स्थित होती है। ठीक है ना, जीभ के ठीक नीचे स्थित होती है। कौन? सब लैंगुअल ग्रंथि। यह ग्रंथियां मुख के निचले तल पर, जीभ के ठीक नीचे स्थित होती हैं। दूसरा स्थान, यह जबड़े की हड्डी के अंदरूनी हिस्सों के करीब होती है। जबड़े की हड्डी जी वाली होती है। जबड़े की हड्डी के अंदरूनी हिस्से, अंदर वाले भाग में पाई जाती है। जबड़े की हड्डी के अंदरूनी हिस्से में, अंदरूनी हिस्से के करीब होती है, उसमें पाई जाती हैं। कब? सब लैंगुअल। ये इसका स्थान देख लीजिए, ये कहाँ पर है? ये कहाँ होता है? यह ग्रंथियां मुख के निचले तल पर, जीभ के ठीक नीचे स्थित होती हैं। यह जबड़ी के हड्डी के अंदरूनी हिस्से के करीब होती है। ना तो कोई दिक्कत? ठीक है ना, पहचान लोगे ना? नाम हटा देंगे तो पहचान लोगे ना? ये कौन सी ग्रंथि हो, ये कौन सी और ये कौन सी? ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चे। इसकी संरचना और आकार। इसकी संरचना यह कैसे? बादाम के आकार की होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? बादाम के आकार की होती है, और इनका वजन मात्र 3 से 5 ग्राम के बीच होता है ना। इसका सब लैंगुअल का वजन कितना होता है? 3 से 5 ग्राम। सब मैंडिबुलर का 10 से 15 ग्राम। अब आगे मत पूछना। हाँ, फिर उसके बाद ये प्रकार, ये मुख्य रूप से म्यूकस ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? मुख्य रूप से म्यूकस ग्रंथियां, जो गाढ़ा और चिपचिपा तरल स्रावित करती हैं। जो लार ये सबसे गाढ़ा बनाती है ना। सबसे गाढ़ा लार कौन बनाती है? सब लैंगुअल। क्लियर? यह
मुख्य रूप से म्यूकस ग्रंथियां होती है। क्या होती है? म्यूकस ग्रंथियां, जो गाढ़ा और चिपचिपा तरल स्रावित करती है। म्यूकस क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है, याद रखिए, ग्रास नली में पाया जाता है। तो जो भोजन को ले जाने का, उसको चिकनाई, भोजन को चिकनाई देने में मदद करता है। आप याद करिए जब हम लोग पढ़ रहे थे, म्यूकस है ना, म्यूकस एक परत होती है आहार नल की, सबसे निचली परत होती है, सबसे भीतरी वाली परत को होती है म्यूकस होती है। कि कौन सी? आहार नली के। जब आप स्टोमच पढ़ोगे वहां भी इसकी परत होती है म्यूकस की। म्यूकस क्या होता है? भोजन को चिकना बनाती है। क्या बनाती है? चिकना बनाती है। ठीक, ये भी इसी प्रकार से ये भी होती है। कौन? सबलैंगुअल। ये मुख्य रूप से म्यूकस ग्रंथियां होती हैं। म्यूकस ग्रंथियां क्या करती है? जो गाढ़ा और चिपचिपा तरल स्रावित करती है। तरल मतलब लार। सबसे गाढ़ा और चिकना या चिपचिपा तरल कौन, या चिपचिपा लार कौन बनाती है? म्यूकस सबलैंगुअल बनाती है। क्लियर? सबलैंगुअल जो ग्रंथियां होती हैं, यह सबसे गाढ़ा और चिपचिपा लार बनाती हैं। याद रहेगा ना, सबसे गाढ़ा और चिपचिपा लार कौन बनाती है? सबलैंगुअल। ये एग्जाम में बहुत आता है, हमने देखा था पिछली, मतलब एक देख रहे थे वहां पे यूट्यूब पे, मतलब उसका एक पेपर था सीटेट का या किसका था, वहां पे ये आया था। सबसे गाढ़ा लार बनाने वाली ग्रंथियां कौन सी होती हैं? सबलैंगुअल, मैनुअल और सब मैड्यूलर और पायराइटिल का नाम भी था वहां पे। इनमें से कोई नहीं, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? सबलैंगुअल। ठीक है ना? सबसे गाढ़ा लार कौन बनाती है? सबलैंगुअल। फिर लार का उत्पादन, इसका काम क्या होता है? लार का उत्पादन, सबलैंगुअल ग्रंथियां मुख की कुल लार का लगभग 3 से 5% हिस्सा ही बनाती हैं। 3 से 5% कुल मुख के कुल लार का भाग कितना बनाती है? 3 से 5% भाग बनाती हैं। ये कैसे बनाती है? गाढ़ा लार बनाती है। ठीक है ना? इनकी लार अन्य ग्रंथियों की तुलना में अधिक चिपचिपा होती है ना? इनका जो लार होता है, कौन सा? सबलैंगुअल का लार होता है अन्य ग्रंथियों, पायराइटिल, सॉरी क्या नाम था? पायरोटिड और सब, हाँ, उसकी तुलना में क्या होता है? अत्यधिक गाढ़ा होता है और अधिक चिपचिपा होता है, जो भोजन को चिकना बनाने और निगलने में मदद करती है। याद करिए, चिकना बनाती है ये ना, चिकना बनाने और निगलने में मदद करती है। कौन? सबलैंगुअल ग्लैंड। ये कैसा होता है? गाढ़ा होता है और चिकना होता है, इसकी जो लार होती है। ठीक है ना बच्चों? यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए आगे, ये करा बस। अब इसकी नलिकाएं जो होती हैं, इन ग्रंथियों से निकलने वाली लार रिविनस की नलिकाओं, रिविनस नलिकाओं के माध्यम से मुंह में जाता है। इसकी जो नलिकाएं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिविनस नलिकाएं। इसमें जो निकलने वाली डॉट्स होती हैं, वो कौन सी होती हैं? रिविनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिविनस। रिविनस कहाँ से निकलती हैं? ये सबलैंगुअल ग्रंथियों की नलिका होती है ना, जो ग्रंथि से सबलैंगुअल से मुंह में लार जाता है, एक नलिका होती है। यह ग्रंथियों से निकलने वाली लार रिविनस की नलिकाओं के माध्यम से मुंह में आती हैं। जो लार होता है कि इसमें सबलैंगुअल में जो लार बनता है वो रिविनस नलिका के माध्यम से मुंह में जाता है। ठीक है ना? पाइप के माध्यम से, नली के माध्यम से। इसमें कई बार एक बड़ी नली निकलती है, जिसे बार्थोनिल है ना, बार्थोनिल डक्स कहा जाता है। ये अक्सर सबमैंडिबुलर डक्स के साथ मिलकर जीभ के नीचे खुलती हैं। इसमें कई बार एक बड़ी नली, 2 प्रकार की नलियां होती हैं, है ना। इसमें क्या होता है? रेविनस होती है और बार्थोलिन डक्स, रिविनस और बार्थोनिल डक्स होती है। यह बड़ी नलिका होती है। इनमें कई बार एक बड़ी नली निकलती है, जिसे बार्थोनिल डक्स कहा जाता है, जो अक्सर सबमैंडिबुलर डक्स के साथ मिलकर जीभ के नीचे खुलती हैं, है ना। सबमैंडिबुलर डक्स ये कहाँ पाया जाता है? ये किसकी नली होती है? सबमैंडिबुलर डक्स जो होती है, किसकी नली होती है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड के होती है ना वो। पिछली वाली ग्लैंड सबलैंगुअल पढ़ लिया, पायरोटिड और सबमैंडिबुलर क्या होता है? पीछे करना है और पीछे जाना।
और पीछे, बस बस बस, हाँ, सब मैडिबुलर ग्रंथि, ये सब मैडिबुलर ग्रंथि का पार्ट्स होता है बच्चों। चलो वहीं ले आ जाना, नलिका बस। इसमें जो दो प्रकार की नलियां होती हैं, पहले नली को क्या बोला था, रिविनस, दूसरे की बार्थोलिन, बार्थोलिन डक्स होती है। यह जो बार्थो नलिकाएं जो होती हैं, ये लार ग्रंथियों से लार को मुंह में ले जाने का काम करती हैं, है ना। इसमें जो अक्सर सब मैडिबुलर डक्ट के साथ मिलकर जीभ में खुलती हैं, जीभ के नीचे खुलती है। इनमें संबंधित समस्याएं क्या होती हैं, सब लैंग्वेज में समस्याएं क्या उत्पन्न हो सकती है, बीमारियां क्या होती हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसमें पहला बीमारी होती है रानुला की, है ना, सबसे महत्वपूर्ण बीमारी होती है इसमें रानुला, किसमें, सब लैंग्वेज में, सब लैंग्वेज की बीमारी होती है, कौन सी होती है, रानुला। इन ग्रंथियों के नीचे नली में रुकावट आ जाए, जो जीभ के नीचे एक नीले रंग की गांठ या सिस्ट बन सकती है, जिसे रानुला कहा जाता है। रानुला क्या होता है, ग्रंथियों की नली में रुकावट आ जाती है, क्या हो जाती है, रुकावट आ जाती है ना। जो ग्रंथियों की नली होती है उसमें क्या होती है, रुकावट आ जाती है, जो जीभ के नीचे एक नीले रंग की गांठ या सिस्ट बन जाती है, नीले रंग की गांठ या सिस्ट, जिसे हम लोग क्या बनते हैं, रानुला कहते हैं। रानुला क्या होता है, एक गांठ होता है या सिस्ट होता है, या किसमें होता है, नलिकाओं में होता है, किसमें होता है, नली में। रानुला क्या होता है, एक प्रकार की गांठ होती है, ये कहाँ पाई जाती है, नली में पाई जाती है। कौन सी नली में पाई जाती है, बार्थोनिल डक्स में, ठीक है ना। बार्थोनिल डक्स की नली में एक प्रकार की गांठ उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रानुला। इसके माध्यम से जब गांठ बन जाते हैं तो लार ग्रंथियों से मुख में आने से रुक जाता है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है। दूसरा चीज पथरी, हालांकि सब मैडिबुलर की तुलना में कम, लेकिन इसमें भी लार की पथरी हो सकती है, इसमें भी पथरी हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गाढ़ा होता है, होता नहीं है लेकिन कभी कभी हो सकती है, इसमें आइडियल नहीं है, ठीक है ना, आइडियल नहीं है, इसमें भी पथरी हो सकती है। सब मैडिबुलर की तुलना में कम, लेकिन इसमें भी क्या होता है, पथरी हो सकती है, ठीक है ना। ऊपर करना। लार की छोटी ग्रंथियां और भी होती हैं इसमें, मेजर सेलिब्रेटरी ग्लैंड्स, लार की छोटी ग्रंथियां प्रमुख ग्रंथियों के अलावा पूरे मुंह में, गले, मार्ग में फैली होती है। यद्यपि आकार में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन मुख को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण। इसमें जो और अलग अलग छोटी ग्रंथियां होती हैं, टाइम हो गया क्या, 1 मिनट, 2 मिनट का स्थान देना ना। इसमें जो होती है लार ग्रंथियां, हम लोगों ने 3 पढ़ लिया, पहला पायरोटिड, है ना, पायरोटिड, दूसरा सब मैडिबुलर और सब लैंगुल। ये बड़ी ग्रंथियां होती हैं, कैसी होती है, बड़ी ग्रंथि। और भी ग्रंथियां पाई जाती है मुंह में, इनके अलावा और भी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो मुख के अलग अलग भागों में छोटी छोटी जगह पाई जाती है, जहां यहाँ पे है ऊपरी भाग में, है ना। ये वाली क्या होती है, मेजर सेलिब्रेटरी ग्रंथ, छोटी लार ग्रंथियां होती है। छोटी लार ग्रंथियां जो मुख के प्रमुख ग्रंथियों के अलावा पूरे मुख में या गले के मार्ग में फैली होती है। यद्यपि आकार में बहुत छोटी होती है, ये क्या होती है, बहुत छोटी छोटी होती है। ये वाले देखना, ये डार्ट डार्ट है ना, यहाँ पे छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। इनकी भूमिका क्या होती है, ये, लेकिन ये मुख को स्वस्थ रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसमें भी लार स्रावित होता है, मुख को गीला करती है, पाचन में भी मदद करती हैं, है ना, मुख की सुरक्षा करती हैं। क्लियर। यहाँ पर इनके बारे में विस्तृत जानकारी, इनका स्थान, इनका संख्या और स्थान। जो छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, इनकी संख्या कितनी है और इनका स्थान कहाँ होता है। मुख के होठ, गाल, जीभ, तालु, गले की श्लेष्मा झिल्ली में लगभग 600 से 1000 तक 1000 छोटी लार ग्रंथियां होती हैं। इनकी संख्या क्या होती है, 600 से 1000 छोटी लार ग्रंथियां होती है। कहां पर हो सकती हैं, होठों में आपकी हो सकती है, मुख में, होठ में, गाल, जीभ, ताल और गले के श्लेष्मा झिल्ली में लगभग म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन में लगभग 600 से 1000 तक छोटी लार ग्रंथियां होती हैं। इनकी संख्या ये इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देखा जा सकता है ना। जो छोटी लार ग्रंथियां होती हैं
ये बहुत छोटी है बच्चों, कितनी होती है, बहुत छोटी है, इन्हें किसी माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 600 से 1000। ये कहाँ पर पाई जाती है, ये मुख में पाई जाती है, होठ में पाई जाती है, गाल में पाई जाती है, जीभ, ताल और गले की श्लेष्मा झिल्ली में पाई जाती है। ठीक है ना, ठीक है। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जाता है, बहुत छोटी छोटी होती है। चलिए यार और आगे करिए। इनका मुख्यतः काम क्या होता है, इनका काम लार का स्राव। ये ग्रंथियां कुल लार का बहुत कम हिस्सा है, लगभग 1% से भी कम लार का स्राव करती है। छोटी छोटी है, ये बेचारा कितना बना देंगे है? लेकिन इनका स्राव सीधे मुख गुहा में होता है। इनका जो स्राव होता है ये कहाँ होता है, मुख की गुहाओं में होता है। यह स्राव मुख्य रूप से चिपचिपा होता है। इनका स्राव क्या होता है, मुख्य रूप से चिपचिपा होता है, जो मुख की सतह पर लगातार नम और चिकना बनाए रखने में मदद करती है। ये तो सभी लार ग्रंथियों का काम होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, ये 1% से भी कम करती है ना। छोटी जो लार ग्रंथियां होती है 1% से कम भी लार का स्राव करती है। इनका स्राव मुख की गुहाओं में होता है, मुख की गुहाओं में होता है ना। और यह स्राव मुख को चिपचिपा, मुख को नम बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, स्नेहक लुब्रिकेशन में स्नेहक क्या होता है, यह ग्रंथ
क्या चीज़ देख रहे हैं ना?